नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट एक साल में मार्केट में क्या क्या अलग अलग सिचुएशंस आई थी, इसमें से निफ्टी का क्या कंट्रीब्यूशन था और निफ्टी ज़्यादा इतनी करेक्ट क्यों नहीं हुई है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि स्मॉल और मिड कैप के इंडेक्स को और हम निफ्टी के पी को कंपेयर करेंगे और बाद में देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और आगे जाके फ्यूचर में आप ये ऐसी सिचुएशन का कैसे एडवांटेज ले सकते हो। तो हम अलग अलग चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपने स्टॉक मार्केट में 1 या 1.5 सालों में लास्ट देखा होगा तो आपके जो पोर्टफोलियो के रिटर्न है वो मोस्टली निगेटिव हो गए। कई लोगों के रिटर्न -10%, -20% या -50% तक के भी चले गए हैं। और आप यही कंपेयर करोगे निफ्टी के साथ, यानी जून 2018 टू जून 2019 ये पीरियड में आप देखोगे तो निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं ऑलमोस्ट 10% के आसपास। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये समझने के लिए हमें थोड़े हिस्टोरिकल चार्ट्स देखने होंगे। तो मैंने वैल्यू एजुकेटर ये वेबसाइट पे मैंने एनालिस्ट डेस्क ये जो कॉलम है उसमें कुछ अलग अलग चार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें हम देखेंगे जैसे कि निफ्टी का पी का करंटली चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी का पी करंटली ऑलमोस्ट 29 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आप यही कंपेयर करोगे तो पहले के जो क्रैश हुए थे 2001 में या 2008 के आसपास, तो ये जो पी था वो ऑलमोस्ट 29 के आसपास हो गया था। और फिलहाल में निफ्टी का जो पी है वो हाईएस्ट चला गया है। और इसके बावजूद भी निफ्टी ने इतना ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है, पर स्मॉल और मिड कैप ये सेगमेंट में काफी ज्यादा करेक्शन हो गए हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो प्राइस टू अर्निंग का रेशो होता है, जिसे हम पी भी बोलते हैं, तो ये जो पी होता है उसका जो आउटकम होता है वो जनरली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक होता है प्राइस और दूसरा होता है ईपीएस। तो जब भी पर्टिकुलर कोई स्टॉक का या कोई पर्टिकुलर इंडेक्स का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो ये जो ओवरऑल इंडेक्स होता है या उसका जो पी होता है वो काफी ऊपर चला जाता है। और इसके अलावा सपोज उसका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर काफी नीचे चला जाता है तो तभी भी ये जो ओवरऑल रेशो होता है वो काफी ऊपर चला जाता है। तो यही फिलहाल में निफ्टी के साथ हो रहा है। तो निफ्टी के जो स्टॉक्स है, टोटल 50 स्टॉक्स है ये इंडेक्स में, इनका सारा वेटेज निकाल के बाद में ये जो आउटकम होता है निफ्टी का जो एक नंबर आता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये केस में उसका जो ईपीएस है निफ्टी का वो काफी नीचे चला गया है, या पर्टिकुलर उनके जो स्टॉक है उन्होंने ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया है लास्ट 1 या 1.5 साल में। और उनके जो नेट प्रॉफिट्स है वो काफी कम हो गए हैं और कुछ केसेस में स्टॉक्स ने लॉस भी बुक किया था। और इसीलिए निफ्टी का जो पी है वो काफी ऊपर चला गया है। पर आप यही कंपेयर करोगे मिड कैप इंडेक्स में, तो मिड कैप इंडेक्स में आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि उनका जो पी है वो 2018 के स्टार्ट में बहुत ज्यादा हो गया था, यानी ऑलमोस्ट 100 के लेवल्स पे हो गया था। और आप यही कंपेयर करोगे निफ्टी के पी को और मिड कैप के पी को, तो फिलहाल में ये थोड़ा कम हो गया है, पर आप 2018 में देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स था। यानी मिड कैप इंडेक्स टोटल निफ्टी इंडेक्स के कंपेरेटिवली 4 टाइम ज्यादा ओवर वैल्यूड थी। और ये रेशो फिलहाल में 1 के आसपास आ गया है, यानी उनका जो पर्टिकुलर वैल्यूएशन है वो थोड़ा स्टेबिलाईज हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी हम और एक चीज के बारे में देखते हैं जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड का इनफ्लो आउटफ्लो ग्राफ। तो इसका मतलब क्या होता है, तो सपोज कोई एक नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहा है तो इसको बोलते हैं इनफ्लो। और यदि कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल रहा है तो उसको बोलते हैं आउटफ्लो। तो कभी भी ज्यादा इनफ्लो होना ये थोड़ा अच्छा होता है, इसका मतलब मार्केट में कुछ नया लिक्विडिटी आ रहा है। पर आप ये देखोगे तो ये जो चार्ट है आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तो उसमें कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न है। जैसे कि आप 2008 में या फिलहाल में 2019 या 2018 में कंपेयर करोगे तो जनरली मार्केट जब भी ऊपर रहता है या जब भी बुल मार्केट होता है या जब भी मोमेंटम होता है, ये ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो पर्टिकुलरली इनफ्लो होता है म्यूचुअल फंड का वो काफी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जो लोग होते हैं या जो रिटेलर्स होते हैं वो एक दूसरे को देख के या कुछ न्यूज सुन के या कुछ टिप्स लेके मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा डालने लगते हैं और ये फिर ये मोमेंटम क्रिएट हो जाता है और बहुत ज्यादा पीक पे चला जाता है। तो 2018 में आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का मार्केट में यानी म्यूचुअल फंड में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आया था। और यही समय में मिड कैप और स्मॉल कैप सारे पीक के लेवल पे थे। आप जैसे कि पहले ग्राफ में देखा था कि उनका जो वैल्यूएशन था मिड कैप इंडेक्स का वैल्यूएशन वो ऑलमोस्ट 100 पी के आसपास चला गया था और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और यही समय में जो म्यूचुअल फंड्स के फ्लो होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं और उसके बाद में मिड और स्मॉल कैप का इंडेक्स और उसके जो स्टॉक्स थे वो काफी गिर गए, पूरा क्रैश हो गया। तो अभी आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के जो फ्लोज है वो काफी रिड्यूस हो गया है।
तो जनरली ऐसा ही होता है और हमें ये जो सिचुएशन है इसका थोड़ा एडवांटेज लेना चाहिए। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स जो करते हैं वो हमें वो नहीं करना है और इसके थोड़ा अपोजिट करना है। जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो अभी हम निफ्टी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये जो निफ्टी इंडेक्स है उसमें अलग अलग 50 स्टॉक्स है और हर एक स्टॉक अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करता है या उसका कुछ पर्टिकुलर वेटेज होता है। और ये जो मैंने एनालिसिस किया है वो जनरली जून 2018 टू जून 2019 ये पीरियड के बीच में किया है। तो ये जो वेटेज होता है इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं। तो सपोज HDFC बैंक ये निफ्टी का एक पार्ट है और उसमें HDFC बैंक का जो टोटल वेटेज है या टोटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 10% का है और एक दिन में सपोज HDFC बैंक ऑलमोस्ट 5% से ऊपर चला जाता है। तो आप 5% और 10% को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेट रिजल्ट आएगा 0.5%। इसका मतलब HDFC बैंक 5% ऊपर चला जाता है तो निफ्टी वो दिन में 0.5% ऊपर चला जाएगा। तो ये जो वेटेज होता है इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, यानी पर्टिकुलरली वो मंथ का वो स्टॉक का वेटेज मल्टीप्लाइड बाय वो स्टॉक ने वो मंथ में कितने रिटर्न्स दिए हैं। इसका मतलब आपको जो फाइनल वैल्यू आएगा वो स्टॉक का वो मंथ का निफ्टी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसा मैंने जून 2018 से उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसा कर करके मैंने जून 2019 तक के सारे रिटर्न्स निकाले हैं, यानी नेट इफेक्ट कितना है वो निकाला है सारे अलग अलग 50 स्टॉक्स का। और इसका जो फाइनल आउटकम है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे हमें यह समझ रहा है कि निफ्टी के जो अलग अलग 50 स्टॉक्स है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी में पूरा नहीं है। इसका मतलब जो निफ्टी का 10% का रिटर्न्स आया है उसमें निफ्टी के सारे स्टॉक्स ने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है। और आप देखोगे तो ये काफी नैरो हो गया है आगे जाके। इसका मतलब आप लास्ट में अभी देखोगे जून 2019 में तो ऐसे सिर्फ 6 या 7 स्टॉक्स है जिसमें निफ्टी में काफी ज्यादा यानी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे कि रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक या कोटक बैंक, ICICI बैंक। तो निफ्टी में ये जो रैली हुई थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2018 जून से 2019 जून तक जो 10% की रैली हुई है उसमें सिर्फ 6 या 7 स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया है। और आप बाकी स्टॉक्स देखोगे तो ऑलमोस्ट 20 या 21 ऐसे स्टॉक्स है उसमें एक्चुअली जो उनके रिटर्न्स है निफ्टी के कंट्रीब्यूशन के जो रिटर्न्स है वो निगेटिव में है। इसका मतलब ज्यादा ये जो रैली है वो नैरो बेस्ड रैली है, यानी बहुत कम स्टॉक को लेके ये रैली हुई है। और आप देखोगे तो जब भी ये जो स्टॉक्स है वो परफॉर्म नहीं करते या उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो काफी गिर जाता है, तभी ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो निफ्टी में से चले जाते हैं या उनका जो वेटेज होता है वो काफी नीचे गिर जाता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। तो 2018 में जो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स थे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, तो उनका कंट्रीब्यूशन 56% का था। और आप यही देखोगे तो जून 2019 में ये बढ़ के उनका 60% का कंट्रीब्यूशन हो गया है क्योंकि उनका मार्केट कैप बढ़ गया है। और आप यही कंपेयर करोगे तो जो स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया है जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया या VDL हो गया या मारुति जैसे जो स्टॉक्स है उनका पर्टिकुलर मार्केट कैपिटलाइजेशन या उनका जो वेटेज था पहले अभी जाके वो काफी कम हो गया है। तो अब तक हमने काफी अलग अलग फैक्टर्स देखे जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के फ्लो क्या है या निफ्टी का पी या मिड कैप इंडेक्स का पी कितना है, निफ्टी में क्या क्या अलग जो स्टॉक्स है जिसने निफ्टी के जो रिटर्न्स है उसमें कंट्रीब्यूशन किया। तो ये जो सारे फैक्टर्स है वो सपोर्टिंग फैक्टर्स है। इसका मतलब आपको कुछ एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, एक स्टॉक में बाय करना है या सेल करना है, तो पहले आपको देखना है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके क्या क्या अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है। जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री, तो फिलहाल में ऑटो इंडस्ट्री इतनी कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है या उनके जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी नीचे आ गए हैं या उनका रॉ मटेरियल के प्राइजेस गिर गए हैं। तो आपको पहले इंडस्ट्री या स्टॉक्स देखना है और इसके बाद में ये जो सपोर्टिंग एनालिसिस होता है जैसे कि म्यूचुअल फंड के फ्लो कितने हैं या पर्टिकुलर निफ्टी के पी कितना है या मिड कैप इंडेक्स का पी कितना है, ये सारा सपोर्टिंग है। तो जब भी फिलहाल में आप देखोगे तो आपके जो पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो के रिटर्न्स है वो काफी निगेटिव है या 20-30% या 50% के हैं। तो इसके रिगार्डिंग काफी लोगों ने मुझे ये पूछा था कि पर्टिकुलरली मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा निगेटिव हो चुका है या मुझे फिलहाल में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो मुझे ये जो स्टॉक्स है उनको होल्ड करना चाहिए या ये जो स्टॉक्स को मुझे सेल करके लॉस बुक कर लेना चाहिए। तो मैं आज आपको ऐसे 4 फैक्टर्स बताऊंगा कि वो आपको पहले देखने हैं और बाद में ही आपको डिसाइड करना है कि ये जो स्टॉक्स है उसमें आपको होल्ड करना है या आगे जाके सेल करके लॉस बुक कर लेना है। तो उसमें से जो पहला फैक्टर है इसमें आपको देखना है कि मैनेजमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है लास्ट 1 या 1.5 साल में, या आपने जो स्टॉक बाय करने के बाद में मैनेजमेंट ने कैसा परफॉर्म किया है। मैनेजमेंट ने कुछ सीरियस फ्रॉड किया है क्या,
या उनके जो ग्रोथ प्लान्स थे या उनके एक्सपांशंस थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन किया है वो या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया है, या अलग अलग फैक्टर्स ऐसे आपको देखने हैं। इसके बाद में आपको जो दूसरा फैक्टर देखना है वो बिजनेस के रिगार्डिंग देखना है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस हो गए हैं क्या। जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आगे जाके डिसरप्शन हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे जाके 5 या 10 साल में आ जाएगी। इसके बाद मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स के जो स्टॉक्स थे जैसे कि HEG या ग्राफाइट इंडिया, तो ये जो सेक्टर है उसमें मुझे लगता है कुछ सीरियस इश्यूज है। तो आपको ये बाद में देखना है कि बिजनेस रिगार्डिंग कुछ चेंजेस हो गए क्या। और आपको थर्ड फैक्टर में ये देखना है कि मार्केट में ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टॉक है क्या जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है और उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, उनका जो बिजनेस है वो भी काफी अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जो स्टॉक है वो आपको काफी डिटेल में उनके बिजनेस के बारे में पता है और उनके मैनेजमेंट के बारे में पता है। तो ये सिचुएशन में आपका जो लॉस मेकिंग स्टॉक जो होता है जिसके बारे में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है या उनके इंडस्ट्री में या उनके मैनेजमेंट ने कुछ प्रॉब्लम किया है, तो ऐसा स्टॉक आप सेल करके उसमें से लॉस बुक कर सकते हो, और जो अच्छा स्टॉक है वो आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और फोर्थ आपको जो देखना है वो प्राइस को लेके देखना है। इसका मतलब कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, यानी जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मिड कैप इंडेक्स 100 के पी पे के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जनरली ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो अवॉइड करने हैं या उनको सेल करना है और वो स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप ये वीडियो जैसे इन्वेस्टिंग पर बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।